झगड़ालू सास और बहू की पहली रात। नालंदा गांव में रहने वाली गंगा के परिवार में कुल 2 जन थे, गंगा और उसका बेटा अनमोल। एक सुबह गंगा की सहेली शारदा हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उसके घर आती है। गंगा, आ रही हो गंगा, कहाँ है तू? गला फाड़ना बंद करके आंखों का इस्तेमाल भी किया कर। तू कहाँ थी? एकदम से सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल पी के जैसे। धत, मुझे धरती पर ही रहने दे। अरे तुझसे 4 कदम दूर पर ही झाड़ू मार रही थी। अच्छा, मैंने देखा नहीं। हाँ, तुझे शर्मा जी के सिवा कुछ दिखता क्या है? जब देखो उस मुंह से नैन मटक्के करने के लिए सायरा बानो बनकर बहाना बनाकर निकल पड़ती है सैर सपाटे को। गंगा के ताने सुनकर शारदा गुस्से से झंझना कर गरजते हुए कहती है, अरे बस कर गंगा, मैं ये तेरे ताने तफरी सुनने नहीं आई, बल्कि बताने आई हूँ कि शारदा सास से दादी बन गई है। अरे तेरे बेटे के उम्र के सभी लड़के बाप बने बैठे हैं, बस एक तेरा ही बेटा बचा है। अगर ऐसी ही देरी करती रही तो अनमोल 25 से 55 का हो जाएगा, फिर पकाती रही रोटियां बुढ़ापे में। शारदा की बात गंगा को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद गंगा अपने बेटे अनमोल के लिए लड़की तलाशने लगती है और शारदा की तलाश तमन्ना नाम की लड़की पर खत्म होती है। आइए एक झलक तमन्ना पर डालते हैं। तमन्ना, उठ जा बेटी। हे भगवान, लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे, मगर ये लड़की अब तक तैयार नहीं। लड़के वालों के आने का नाम सुनकर तमन्ना झटपट से उठकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में गंगा अपने बेटे अनमोल के साथ उनके घर आती है, जहां परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी गंगा के घर चल रही मेहंदी की रस्म के बीच में मनोरमा कहती है, सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं गंगा अनमोल की शादी और तेरी बर्बादी में। अरे किस बात की बर्बादी? बहू के आ जाने के बाद तो घर जन्नत बन जाता है। वो तो बहू के आने के बाद पता चलेगा कि तेरा ये स्वर्ग से सुंदर घर जन्नत बनेगा कि जहन्नम। एक बार बहू ने पहली रात में परचम लहरा दिया तो अगले दिन से तेरा अनमोल बहू के आगे पीछे डोलता दिखेगा। मगर मैं उसकी माँ हूँ। अरे ये सतयुग का जमाना नहीं जहाँ श्रवण कुमार जन्म लेगा। जैसे हम सभी के बेटे ब्याह के बाद एक ही छत के नीचे रहकर हमसे 2 घड़ी बतियाते भी नहीं है, तेरे संग भी वही होगा। ऐसा सुनकर गंगा का चेहरा फीका पड़ जाता है। गुजरते घंटों के साथ शादी का सुनहरा पल आता है और 7 फेरे के बंधन में बांधकर तमन्ना बहू बनकर ससुराल आ जाती है। जहां तमन्ना के मन में अपने पति के साथ पहली रात को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, वहीं गंगा पहली रात को रोकने के लिए साजिश रच रही थी। बस जल्दी से ये तामझाम खत्म हो जाए ताकि तमन्ना और अनमोल तन्हा हो सके। गंगा एक के बाद एक ऊल जुलूल रस्म में उलझाए रहती है, जिसे देखकर गंगा की पड़ोसन शारदा कहती है, अरे गंगा, आज की सारी रात रस्मों में ही निकालने का इरादा है? अरे अनमोल पर नहीं तो तमन्ना बहू पर तो तरस खा, बेचारी बहू का चेहरा थकान से चूर हो गया है। हाँ माँ, शारदा मौसी सही कह रही हैं। अब ऐसे कैसे बेटा, रस्म को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। माँ, मुझसे अब और नहीं बैठा जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ। अनमोल नींद के बहाने तमन्ना के साथ वहां से बच निकलता है, जहां कमरे में कदम रखते ही अनमोल दरवाजा बंद कर देता है और तमन्ना घूंघट झड़पते हुए गहरी सांस भरकर कहती है, शुक्रिया अनमोल जी। अरे मेरी जाने तमन्ना, मैंने बाहर ही तुम्हारे हाव भाव भांप लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर एक गाना याद आ गया, महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। अनमोल को ऐसे गुनगुनाता देखकर तमन्ना फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, अनमोल, तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? यहाँ मेरे अंदर सुहाग रात के अरमान सुलग रहे हैं और आपको गाने की पड़ी है। अरे बनना ही है पहली रात का राइजिंग स्टार, बनिए, बोर मत कीजिए। अरे मेरी जाने तमन्ना, नाराज क्यों होती हो? इतना कहकर अनमोल उसके करीब आता है, तभी गंगा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। अब इतनी रात को कौन है जो शादी की पहली रात हम पति पत्नी के बीच पनौती बनने चला आया? मैं देखता हूँ। जैसे ही अनमोल दरवाजा खोलता है तो गंगा बिना पूछे अंदर घुस जाती
माँ, आप इतनी रात को यहाँ? अब बेटा वो पंडित जी का फोन आया था। आज काल रात्रि है, इसलिए बहू तेरे साथ नहीं रह सकती। चल बहू, हम सास बहू साथ सोएंगे। बहू बेचारी करती भी क्या, सिवाय सास के साथ सोने के रात ढलने के साथ सुबह हो जाती है। बेचारी बहू सारा दिन कामों में उलझी होती है। तभी सूरज ढल जाता है और बहू बोलती है, सारा काम खत्म हो गया, माँ जी को खाना खिला देती हूँ। माँ जी, खाना लगा दूं? हाँ लगा दे बहू। खाना खाकर गंगा अपने कमरे में चली जाती है और तमन्ना रसोई समेट ही रही होती है कि अनमोल दबे पांव रसोई में आकर खुशनुमा अंदाज में कहता है, माँ सो गई? हाँ शायद। चले फिर कल का अधूरा काम पूरा करने। अगले ही पल अनमोल और तमन्ना कमरे में आकर एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी गंगा दौड़ते हुए दरवाजा खटखटाती है। अनमोल बेटा, तमन्ना बहू, दरवाजा खोल। ये माँ हर बार हमारी सुहागरात के आड़े क्यों आ रही हैं? सारे सुलगे अरमान ठंडे पड़ गए। तमन्ना जल्दी से दरवाजा खोलती है। तभी गंगा नकली आंसू की नदियां बहते हुए बहू के गले पड़ जाती है। बहू, ना जाने आज मुझे अनमोल के बाबूजी की बड़ी याद आ रही है। क्या मैं यहाँ ठहर जाऊं? जी 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 जी, जी क्यों नहीं माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बेचारी बहू सास की झूठी दावेदारी में उलझ जाती है। गंगा जानबूझकर अपने बेटे और बहू के बीच सो जाती है। ऐसे ही रोजाना गंगा कामों में उलझकर बहू को अपने बेटे के करीब जाने से रोक दिया करती। एक शाम, माँ जी सारा काम खत्म हो गया है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। लगता है अनमोल बहू का कमरे में इंतजार कर रहा है। किसी भी तरह मुझे बहू को पहली रात की आस को पूरे होने से रोकना होगा, वरना मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा। अरे मोरी मैया, क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बताऊं बहू, इतना बाम तेल लगाकर देख लिया मगर ये जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं। जरा पैर दबा देगी? बहू अपनी सास का पैर दबाने में जुट जाती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। तभी गंगा कहती है, बस बहू, अब पैरों में पहले से बहुत आराम पड़ गया है, जाकर बर्तन मांज दे। मगर माँ जी, कुछ देर पहले ही तो मैंने बर्तन मांजकर रसोई साफ की थी। अब बहू, मैंने बर्तन पर मकड़ी को मंडराते देखा था, इसीलिए बोल रही हूँ। सास की हिचकिचाहट देखकर तमन्ना अपनी चुप्पी तोड़कर बोलती है, माँ जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कामों में उलझाए रखती हैं ताकि मैं अनमोल के पास न जा सकूं, मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैं नहीं जानती। ज्यादा भोली बनने का ढोंग ना कर बहू, मुझे पड़ोसन ने सब बता दिया है कि पहली रात के बाद बहू कैसे अपने पति पर जादू चला देती है कि बेटे अपनी माँ को भूलकर बीवी के पल्लू में बंध जाते हैं। आखिरकार गंगा अपनी बहू के आगे बेधड़क सारा सच बोल देती है। तभी तमन्ना अपनी सास को सुलझा सा जवाब देती है, माँ जी, पड़ोसनों की चिकनी चुपड़ी बात में आपने ये कैसे गलतफहमी पाल ली है? मैं आपकी बहू हूँ, अनमोल पर पहला हक आपका है। माँ का रिश्ता बीवी से बहुत बड़ा होता है। बहू की बात सुनकर गंगा की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वह बोलती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैं लोगों की बात में आकर ये मिलनसार बर्ताव को देख ही ना सकी, मगर अब ये सास अपनी बहू की सुहागरात की सेज अपने हाथों से सजाएगी। आखिरकार शादी के 15 दिन की दूरी के बाद बहू की पहली रात की तमन्ना पूरी हो जाती है। मणिपुर के छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कलावती था। कलावती के 2 बेटे थे, एक शुभम और एक रौनक। दोनों बेटों की जुड़वा पत्नियां थी, यानी कलावती की 2 जुड़वा बहुएं, लेकिन दोनों ही बहुत अलग थी। एक तो बहुत बड़े बंगले में रहती थी और दूसरी एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन की बात है। अरे अरे देखो तो सही कैसे पी कर सो रहा है, जरा भी शर्म नहीं। इसके साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश उस दिन मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। माया का पति शुभम चारपाई पर टांग फैलाकर नशे की हालत में लेटा होता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे अरे देखो तो सही इस दारू वाले कीड़े को, किस तरह दारू के नशे में गाने गा रहा है। अभी इसे बताती हूँ। माया एक पानी की बाल्टी भरकर लाती है और सीधा शुभम के ऊपर उड़ेल देती है। अरे 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 कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ऊपर पानी डालने की?
अरे माया की बच्ची, तू है? रुक साली कुतिया, तुझे मैं अभी बताता हूँ। शुभम माया को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, रुक अभी बताता हूँ। अरे अरे शराबी नशेड़ी कहेंगे, तू मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है? एक तो गलती करता है और ऊपर से मुझे ही मारता पीटता है। माया भागते भागते अपनी बहन छाया के घर पहुंच जाती है। छाया का घर बहुत बड़ा होता है। तभी माया के चिल्लाने की आवाज सुनकर छाया अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे माया, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों मेरे घर के अंदर इतनी बुरी तरह क्यों लड़ रहे हो? अब तू ही बता छाया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये आदमी रोज दारू शराब पीकर ऐसे ही पड़ा रहता है, ना तो नौकरी करता है न मजदूरी पर जाता है। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आई बड़ी मेरी शिकायत लगाने वाली। तुझे क्या लगता है ये मुझे रोक लेगी? अरे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, चाहे दारू पीऊं चाहे कुछ भी पीऊं, तुम दोनों जुड़वा बहनें मुझे रोक नहीं सकती। तभी वहां पर छाया का पति रौनक पहुंच जाता है और ये सब देखकर शुभम से कहता है, ये सब क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, क्या देख रहा हूं मैं अपने घर में? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? भाई, दरअसल माया मुझसे लड़ते लड़ते यहाँ आ गई, मेरी कोई गलती नहीं है। रौनक तुरंत शुभम को एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद शुभम जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर माया भी चुप हो जाती है। तूने शराब पी रखी है? आज अगर तुमने उन पैसों का सही से इस्तेमाल किया होता तो शायद तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। आज तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुम ही किसी लायक नहीं हो। शुभम रोते हुए कहता है, अगर हम दोनों ने भी आपकी तरह थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। तभी उन दोनों की माँ कलावती आ जाती है, जो उन दोनों से कहती है, देखो तुम दोनों मेरी बहू हो, लेकिन तुम दोनों की किस्मत अलग अलग है और ये सब तुम दोनों के हाथों में ही था। जहाँ छाया ने अपनी किस्मत को चमकाया, वहीं दूसरी तरफ माया ने अपनी जिंदगी से माया को ही दूर कर दिया। सही कहा माँ जी, एक पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैंने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा। और तो और मैंने छाया से ज्यादा पढ़ाई की, लेकिन मुझसे ज्यादा समझ छाया के अंदर है। उसने अपने हर फैसले बहुत सोच समझ के लिए। देखो बहन, तुम अपना दिल छोटा मत करो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। और शुभम जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब शराब और नशे में पैसा बर्बाद करना बंद कर दीजिए। छाया अपनी जुड़वा बहन माया से अमीर हो, लेकिन छाया माया से कम पढ़ी लिखी और कम एजुकेटेड होती है। आखिर माया के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिसकी वजह से वो गरीब होती है? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। लैला बहन, मेरा इस दुनिया में मेरी दोनों जुड़वा बेटियों के अलावा और कोई नहीं है। अब मैं उन दोनों की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहती हूँ, जिसके बाद ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगी और भगवान की पूजा पाठ में लग जाऊंगी। फिर तुम्हारे घर का और पैसों का क्या होगा? मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पूरी जायदाद का आधा आधा हिस्सा करके अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को बांट दूंगी, ताकि वह अपने फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ सके। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। वैसे मुझे तुम्हारी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए एक रिश्ता याद आया है। घर बार भी अच्छा है और दोनों लड़के भी अच्छे हैं। अरे बहन, तो देर किस बात की है, रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ और मुझे उनसे मिलवाओ। लैला कलावती और सरोज को आपस में मिलवा देती है। सरोज को कलावती के दोनों बेटे बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कलावती के बेटे शुभम और रौनक से करवा देती है। विदाई होते समय कलावती 2-2 सूटकेस लेकर आती है, जिसके अंदर पैसा होता है। मेरी बच्चियों, ये लो, मैंने अपना मकान और अपनी पूरी जायदाद आधी आधी तुम्हारे नाम कर दी है। अब मेरा फर्ज पूरा हो गया है। मैं सन्यासी बनने जा रही हूँ और भगवान की सेवा मैं करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वैसे माँ, इन सूटकेस में कितना पैसा होगा? दोनों सूटकेस में 5-5 लाख रुपए हैं। पैसों का नाम सुनते ही माया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ से छाया अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने सारा पैसा हमें दे दिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? जरा अपने बारे में तो सोचती। देखो मेरी बच्चियों, इस पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करना, ताकि तुम्हें आने वाले कल में कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इतना कहकर सरोज छाया और माया को विदा कर देती है। ससुराल जाने के बाद वो दोनों मिलकर अपनी सास कलावती के घर को अच्छे से संभाल लेती हैं।
देखते ही देखते उन दोनों की जिंदगी अच्छे खासी गुजरने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उनके घर पर परेशानियां आने लगती हैं। शुभम और रौनक दोनों की नौकरी छूट जाती है और वो दोनों घर में बैठ जाते हैं। अचानक से इस नौकरी छूटने के झटके ने मुझे हैरान करके रख दिया है। अब हम लोग घर कैसे चलाएंगे? अरे भाई मुझे क्या चिंता, मेरी पत्नी के पास तो पूरे 5 लाख रुपए हैं। जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती उन्हीं पैसों को चलाएंगे, तुम दोनों अपना देख लो। तभी छाया भी रौनक को अपने 5 लाख रुपए के बारे में बताती है, जिसके बाद रौनक बहुत खुश होता है और छाया से कहता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम खोल लें ताकि आने वाले कल में हम किसी चीज को परेशान न हो। आप बिल्कुल सही सोच रही हो, नौकरी आज है कल नहीं, क्या फायदा नौकरी के भरोसे रहने का, और इतने पैसों से हम अच्छा खासा काम खोल सकते हैं। छाया और रौनक मिलकर दोनों एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते गांव भर में उन दोनों का ढाबा मशहूर हो जाता है और एक ही साल में वो दोनों मिलकर 5 लाख का दोगुना कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभम और माया दोनों 5 लाख रुपए की रोजाना शॉपिंग करते, अच्छा खाते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते, जिसकी वजह से कुछ ही समय के अंदर उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है, जिसके चलते उन्हें अपना मकान भी बेचना पड़ता है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। ये सब क्या हो गया हमारे साथ? आज अगर मैंने उन पैसों की इज्जत की होती तो शायद मैं भी छाया की तरह अपने खुद के घर में ऐशो आराम से जी रही होती। माया दिन रात अपने किए पर पछताने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ टेंशन लेकर शुभम शराब की लत में लग जाता है और सुबह शाम शराब पीकर अपना गुजारा करने लगता है, जिस बात से माया बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और ये झगड़ा छाया के घर तक पहुंच जाता है। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार नहीं सकती। अब मेरा सब कुछ जा चुका है। अपनी जुड़वा बहन माया की ये बात सुनकर छाया को उसके ऊपर बहुत तरस आता है, जिसके बाद वो रौनक से कहती है, रौनक जी, जैसा कि आप मुझे बताते थे आज वैसा ही हुआ है। ये दोनों अपनी गलती पर पछता रहे हैं। मेरी मानो इन्हें एक मौका दे दो, शायद फिर ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम सही कहती हो, आज तुमने अपनी किस्मत को खुद चुना था और इन्होंने खुद, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन्हें एक मौका दे दूं। रौनक तुरंत अपने कमरे में जाता है और 5 लाख रुपए सूटकेस में लाकर शुभम और माया को देते हुए कहता है, ये लो, ये 5 लाख रुपए हैं। वो समय तुमने उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया था। मैं जानता हूँ इस बार तुम उन पैसों का इस्तेमाल अच्छे से करोगे और अपनी किस्मत को खुद बनाओगे। जिंदगी बार बार ऐसा मौका नहीं देती। आज अगर तुम्हें दोबारा मौका मिला है तो उसे गंवाना मत और कुछ अच्छा करके दिखाना। शुभम और माया दोनों ही बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वो कपड़ों के कारोबार से अच्छा खासा कमाने लगते हैं। कुछ ही समय में अपनी खुद की एक कंपनी भी खोल लेते हैं, जिसके बाद फर्श से अर्श पर आने में उन्हें देरी नहीं लगती। उनकी जिंदगी में पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और एक दिन कलावती अपने दोनों जुड़वा बहुओं को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, यही होती है इंसान की किस्मत और अकलबंदी। आज तुमने अपनी अकलबंदी से अपनी किस्मत चमकाई है। भगवान तुम्हें ऐसे ही तरक्की देता रहे। उस दिन के बाद से छाया और माया दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। रात के घनघोर अंधेरे में 2 चुड़ैलों का साया अजमल खां गांव में घुस आता है। सभी इस समय नींद में हैं। ये सही मौका है हाथ साफ करने का। और ये मंदबुद्धि चुड़ैल ज्यादा शोर मचाएगी तो चील कौवे हमारे चारों ओर मंडराने लगेंगे। फिर गांव वालों को शक हो जाएगा कि हम यहाँ चोरी के इरादे से आई हैं। वो दोनों चुड़ैल सिर से पांव तक सोने के गहनों से लदी हुई थी। फिर वो चुड़ैल एक खिड़की के अंदर झांकते हुए कहती है, अरे ओ मेरी सड़ी गली खोपड़ी वाली बहू, वो देख तिजोरियां नजर आ रही हैं। जरूर इसमें सोने के जेवरात होंगे। फिर देरी किस बात की सासू माँ? दोनों चुड़ैल खिड़की से अंदर घुस आती हैं, जहां बिस्तर पर कादम्बरी गहरी नींद में सोई हुई खर्राटे मार रही थी। सासू माँ, इसके खर्राटे तो हमें चैन से चोरी ही नहीं करने देंगे। चुड़ैल जैसे ही तिजोरी खोलती है, उसमें अनेकों चमचमाते सोने के गहने भरे होते हैं। आज तो हम सास बहू चुड़ैलों की लॉटरी ही लग गई। एक साथ इतना सारा सोना तो मेरी आंखों में ही नहीं समा रहा। चुड़ैल सोने के सिक्कों की चोरी करके हवा के झोंके के साथ उड़ती हुई अपने टूटे फूटे खंडहर पड़े घर में आती है,
जहां सभी कोने में मकड़ियों के जालों के साथ चमगादड़ की टोली शोर मचा रही थी। घर के अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा होता है। अरे ओ चुड़ैल, अपना नाच प्रदर्शन बाद में करना, जल्दी से इन गहनों को संदूक में छुपा दे। सासू माँ, ये सोने का 9 लाख का हार तो मुझे भा गया है, पहन कर देख तो लूं। ये सुनकर कोकिला चुड़ैल उसको जोरदार कंटाप मारकर कहती है, मेहनत करूं मैं और फल खाए तू। अरे दादा, कैसी कट्टर सास है मेरी, सोने के पीछे अपनी हीरे जैसी चुड़ैल बहू को बेरहमी से सूद डाला। अगली सुबह कादम्बरी घर का बिखरा हाल देखकर चौखट पर बैठी छाती पीटते हुए कहती है, अरे दादा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। गांव के सभी लोग कादम्बरी के पास आकर कहते हैं, अरे क्या हो गया कादम्बरी मौसी, क्यों सवेरे सवेरे गला फाड़ रही हो? का बताएं महेश बिटवा, कल रात न जाने कौन निपुत्रा चोर हमरे घर में घुसकर चोरी कर गया, सारे सोना लूट ले गया, आग लगे ओके। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन हर दिन के साथ गांव में सोने की चोरी की वारदात बढ़ती ही चली जा रही थी। एक रात दोनों चुड़ैल गांव में कदम रखती हुई कहती हैं, आज कौन से घर पर धावा बोलना है सासू माँ? बहुरिया, ये मोटे पेट वाला तो वही सुनार है ना, जिसकी सोने की दुकान गांव से बाहर है। हाँ, ये सुनार बहुत माला माल है, क्यों ना आज इसको कंगाल बना दे। दोनों चुड़ैल अंदर घुसकर पूरे घर को छानबीन करने लगती हैं। सासू माँ, पूरा घर छान मार लिया, एक भी सोने का गहना नजर नहीं आ रहा। अरे सही से देख आलसन चुड़ैल, जरूर इस सुनार ने किसी खुफिया जगह सोने के गहने छुपाए होंगे। दोनों चोर चुड़ैल की निगाह दीवार की ताजी सीमेंट पर जाती है। इतना आलीशान घर में आखिर ये दीवार इतनी गीली क्यों है? जरूर इस सुनार ने वहाँ खुफिया तिजोरी बनाकर सोना छुपाया है। चुड़ैल अपने जादू से उस दीवार को खोदती है। वो दोनों चुड़ैल देखती हैं कि वहाँ पर सोने का भंडार है। दोनों चुड़ैल सारा सोना बाहर निकालती है। अरे सासू माँ, बुढ़ापे के साथ आपकी अकल भी घटती जा रही है, जल्दी करो, अगर ये सुनार जाग गया तो हमारा शिकार कर डालेगा, पकड़ी जाएंगे हम। दोनों चुड़ैल सोने के जेवर को बटोर कर अपने खंडहर घर में आकर उन्हें संदूक में रखकर कहती हैं, आखिरकार हमारी हर दिन की चोरी रंग ले आई। चुड़ैल सास बहू की टोली अजमल खां गांव में सबसे अमीर हो चुकी है। मेरी मंदबुद्धि चुड़ैल बहू, भले ही तू सोने के पीछे थोड़ा लालची है, पर है तू बड़े काम की चीज। हमने उस सुनार को अच्छा चकमा दिया। कहावत नहीं सुनी आपने, 100 सुनार की 1 लोहार की। दोनों चोर चुड़ैल सोने से भरे संदूक पर पसर कर पूरी रात बतियाती हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद सवेरा होते ही सूरज आसमान में चढ़ आता है। अरे ये रात कब होगी? सूरज डूबेगा तभी तो रात आएगी ना सासू माँ। सूरज डूबने के साथ चांद आसमान में उजागर होता है। वो पूर्णिमा की रात थी। चांद अपने पूरी रोशनी में था, जो पूरे अजमल खां गांव पर अपनी चमक उजागर कर रहा था। एक तो एकदम अजोरिया रात है, हवा भी एकदम मस्त चल रही है। अब तो मैं द्वार पर ही खटिया बिछाकर सोऊंगा। जहां पूरा गांव नींद में था, वहीं दोनों चुड़ैल स्वर्णा के घर सोने की चोरी कर रही थीं। अरे ओ मूर्ख सासू माँ, सारा सोना आज ही हजम करने की ठान कर आई हो क्या? चलो। हाँ, चल चल चल। चोर चुड़ैल दबे पांव जमीन पर चलने लगती है। तभी उनके पांव में बंधे सोने की पायलों की छम छम गांव में गूंज उठती है कि अचानक सूरज की आंख खुलती है। अरे ये कौन आधी रात घुंघरू छनका रहा है? उसकी नजर कंधे पर पोटली धरे भाग रही चुड़ैल पर जाती है। अरे बाप रे, सोने के इतने आभूषण अजमल खां गांव के तो भाग चमक गए। साक्षात लक्ष्मी मैया दर्शन देने आ गईं। नींद में होने की वजह से सूरज को सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ रहा था। फिर जैसे ही वो आंखें मलता है, चुड़ैल को देखकर कहता है, अरे दादी, ये तो चुड़ैल है। अरे इसका मतलब गांव में हो रही सोने की चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये चुड़ैल है। सुबह होते ही वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है। सूरज, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अरे मुंह में दही जमा लिया है का? कुछ बोलते का है नहीं? अरे गांव में सोने की चोरी करने वाले का पता चल गया। वो चोर किस गांव का रहने वाला है, बता सूरज। अरे वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। अरे 2-4 चुड़ैल ही सभी के घरों में सोना चुरा रही हैं। तो एक चुड़ैल मुझको सुनार से भिखारी बना गई। तेरी, जैसे पुराने जमाने में लोग घर के जमीन में सोना गाड़ कर रखते थे, हमको बचे हुए सोने को घर की जमीन में गाड़ना होगा। आज रात वो चुड़ैल चोरी के मंसूबे से दोबारा जरूर आएगी।
आने दो उसे। सभी गांव वाले चुड़ैल को आता देख घरों की छत पर कुछ पेड़ों के पीछे तो कुछ पेड़ों के ऊपर छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल कदम रखकर कहती है, आज एक बार में ही सारे सोने की सफाई करके ही जाएंगे। लेकिन आज सभी घर खाली क्यों है और इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? चुड़ैल गांव के प्रत्येक घरों को छान मारती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। लगता है ये गांव वालों की कोई चाल है। दोनों चुड़ैल विशाल अवतार धरकर मुंह से आंधी उगलने लगती। गांव का माहौल एकदम भयानक होने के साथ आसमान एकदम लाल हो जाता है। सभी पेड़ बेधड़क गिरने लगते हैं कि गांव के लोग बाहर निकलकर कहते हैं, रुक जा चुड़ैल, बस बहुत हुआ। इस गांव का सारा सोना हड़प कर पहले ही अजमल खां के लोगों को गरीब बना चुकी है, अब क्या लेने आई हो? हम जानते थे कि ये तुम्हारी ही साजिश थी। सोना चुराने का बड़ा शौक है ना तुम चुड़ैलों को, आज सोना खिलाकर तुम्हें मौत के घाट उतारता हूँ। कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों चुड़ैल बौखलाकर सभी को इधर उधर फेंकने लगती हैं। हम हार नहीं सकते, इन चुड़ैलों को मशाल की लौ से घेरना होगा। उठो गांव वालों, ये समय कमजोर पड़ने का नहीं है। सभी मशाल की लौ से चुड़ैल को गोल घेरे में कैद करके कहते हैं, बता क्यों कर रही है तू सोने की चोरी? बताती हूँ, हम दोनों सास बहू हैं। अकाल मृत्यु के बाद हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। हम धरती पर दर दर भटकने लगी। एक दिन हम भूख से चटपटा रही थी तो हमारी नजर इस गांव की एक औरत पर पड़ी जिसने सर से पांव तक सोने के जेवर पहने थे। हमने उसके जेवर छीनकर उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। और फिर चमचमाते सोने के जेवर पहनना हमारा बड़ा शौक बन गया, इसलिए हम सोने की चोरी करने लगे। आज हम तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। नहीं रुको, हमको मत जलाओ, हम तुम्हारा सोना लौटा देंगे। हम भला एक चुड़ैल का यकीन क्यों करें? हमें सिर्फ सोने के गहनों का लालच है। अजमल खां गांव से 2 कोस दूर एक खंडार है। उस घर के संदूक में तुम सभी के जेवर पड़े सुरक्षित हैं। हम वादा करती हैं, इस गांव से कहीं और चली जाएंगी। गांव वाले चुड़ैल को रिहा कर देते हैं और सवेरे चुड़ैल के दिए पते पर पहुंचकर सोने से भरे संदूक को अपने गांव ले आते हैं, जिसमें चोरी का सारा सोना जब्त था। सभी के सोने उन्हें मिल जाते हैं और एक बार फिर गांव सुखद तरह से रहने लगता है। बसंतपुर गांव में अंबिका और कैरी नाम की 2 बहनें अपनी मां कस्तूरी के संग रहती थी। उनका जीवन बेहद ही गरीबी में कट रहा था। कस्तूरी के हाथों में अचार बनाने का अच्छा इल्म था। वो आंगन में खड़े कटहल के गाछ से कटहल तोड़कर उनका अचार बनाकर हाल्ट बाजार में बेचा करती थी। बदले में जो पैसे आते उससे केवल गरीबी में उनके घर का चूल्हा जल पाता था। मगर जब से कस्तूरी ने बीमारी का बिछौना पकड़ा, उनके घर की दशा बद से बदतर हो गई थी। अंकिता जीजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कैरी केवल 10 साल की थी और अंबिका 14 की थी। वो सयाने शब्द से अपनी बहन को समझाती बुझाती हुई बोलती है, कैरी, माँ की तबीयत बेहद बिगड़ी है। इस वक्त माँ का खाना जरूरी है, उन्हें दवाई देना है। मगर माँ के खाने के बाद जो खाना बचेगा वो तू खा लेना। अंबिका की बातें बीमार कस्तूरी के कानों में उमड़ने घुमड़ने लगती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मुरझाए चेहरे को भिगो रहे थे। तभी गांव में तेज तूफान के साथ आसमान में छाए काले बादल बड़ी गड़गड़ाहट के साथ गरजने बरसने लगते हैं और खिड़की दरवाजों से आ रही जाड़े की पुरवाई बयार कस्तूरी को झकझोर कर रख देती है। उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो बड़ी कपकपाहट के साथ कराहने लगती है, आह माँ, माँ आप ठीक तो है? आपको क्या हो रहा है? बेटी, तेरी माँ की मिट्टी में मिलने का समय आ चला है। वादा कर, मेरे बाद तेरे हाथ कभी भीख मांगने को नहीं उठेंगे। अंबिका के शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे। बावजूद इसके वो बच्ची हाथ बढ़ाकर कहती है, हाँ माँ, वादा करती हूँ। उस रात बसंतपुर गांव में बरसाती बादलों का काफिला तो छट जाता है, मगर अंबिका और कैरी के सर से बचा हुआ एकमात्र माँ का साया भी छिन जाता है। सारी रात अनाथ बहनों का दुख दरिया बनकर बहे जा रहा था। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ भोर की बेला गांव को अंजोर करती है। दोनों बहन अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। तभी कैरी देर रात भूख जताते हुए कहती है, दीदी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनकर अंबिका की निगाहें चूल्हे पर रखे चावल के बर्तन पर पड़ती है और वो झिझकते हुए कहती है, कैरी, रात का भात बचा है, खाओगी? हाँ जीजी, मगर उससे माँ के हाथों बने कटहल का अचार जरूर देना। अंबिका खाना देकर सोच में डूब जाती है। अभी तो बासी चावल से चल बन गया, मगर कल क्या होगा? भगवान मेरी मदद कर।
ताकि पेट की आग बुझाने के लिए मुझे और मेरी बहन को किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। ये सोचते हुए अंबिका की नजर अचार पर पड़ती है। अचार? हाँ, मैंने और कैरी ने माँ के साथ कई बार कटहल का अचार बनाया है। अब मैं और कैरी कटहल का अचार बनाएंगी। इसी के साथ अंबिका पेड़ की टहनी से एक बड़ा सा कटहल तोड़कर उसे काट छाट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। अब जल्दी से उन्हें उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इसके बाद अंबिका उबलते हुए कटहल को बड़े से बर्तन में उड़ेल कर नपे तुले हाथों से मसाला मिलाने लगती है और पूरे एक दिन धूप में पकाकर बोलती है, अब ये कटहल का अचार बाजार में बेचने के लिए तैयार है। कैरी, जरा चक्कर तो बता, कैसा बनाया है तेरी बहन ने कटहल का अचार? कैरी झट से अचार का एक फांक खाकर बोलती है, दीदी, अचार तो बेहद मजेदार बना है, बस इसमें कलौंजी और कश्मीरी लाल मिर्च की थोड़ी कमी है। इसके बाद कैरी और अंबिका कटहल के अचार को जार में सजा धजा कर ठेले पर लाद कर बेचने लगते हैं। आओ आओ चटोरी चाची, चखो कटहल का अचार, सास के जैसा तीखा, ननद के जैसा नमकीन। अचार की मसालेदार खुशबू से मंदाकर निमकी नाम की एक औरत अनाथ बहनों के अचार खरीदने की खातिर वहाँ खींची चली आती है। अरे कैसे बेच रही हो कटहल का अचार बिटिया? 15 का एक पाव है और 50 रुपए का 1 किलो कटहल का अचार है काकी। फिर तो झट से 2 किलो कटहल का अचार बांध दो और ये रखो 100 रुपए। अंबिका झट से कटहल का अचार बांधकर निमकी की ओर बढ़ा देती है। बदले में निमकी उन्हें पैसे दे देती है, जिसे लेकर दोनों बहनें अपने अचार के ठेले के साथ आगे बढ़ जाती हैं। कटहल का अचार खाओ आओ काकी मौसी और खरीदो कश्मीरी लाल मिर्च मसाले से भरपूर कटहल के अचार। दिन भर की बिक्री के बाद दोनों बहनें सूरज डूबने के साथ ही घर की ओर डग फेर लेती हैं। जीजी, आपका चेहरा बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि कैरी, दिन भर में हमारे कटहल के अचार की बिक्री सिर्फ 500 ही हुई है और अचार बनाने में मिर्च मसालों और तेल की लागत का पड़ता 400 रुपए का था। मतलब सारे दिन में हमने 100 रुपए कमाया है। कोई बात नहीं जीजी, आज हमारे कटहल के अचार के व्यापार का पहला दिन था। बहुत जल्दी हम बहनों के अचार का जादू चप्पे चप्पे में छा जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बहनें भरपूर मेहनत के साथ कटहल का अचार बनाती और उन्हें जार में भरकर बाजार में बेचने निकल पड़ती। अचार ले लो, कटहल का खट्टा मीठा मजेदार अचार खरीदे और खाने का स्वाद बढ़ाओ। अचार की आवाज सुनकर औरतों की भीड़ उनके पास जमावड़ा लगाए खड़ी हो जाती है। तभी रिपना कहती है, अरे ओ चंगू मंगू, कैसे बेच रही हो ये कटहल का अचार? 15 का पाव और 1 किलो का 50 का लगेगा। मुझे तो 5 किलो अचार चाहिए, मगर पहले एक भाग चखा तो, ताकि पता चले कि तेरे कटहल का अचार केवल रंगत में ही अच्छा है या स्वाद में भी। कैरी जार से एक अचार रिपना को निकाल कर दे देती है, जिसे चखकर रिपना दोनों बहनों की बड़ाई करते हुए कहती है, बहुत खूब, तुम्हारे कटहल का अचार तो मिश्री के जैसे मुंह में घुल गया, वरना तो कटहल के अचार में रेशे की कमी नहीं होती। झट से 5 किलो बांधो। जी जरूर काकी, मगर इतने अचार का आप क्या करेंगी? अरे बिटिया, बिना अचार के फाक के तो खाना फीका लगता है। बिना अचार के खाने का निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। रिपना अचार खरीद कर उसके पैसे बढ़ा देती है, जिसके बाद बाजार के ग्राहक बारी बारी से अचार खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में कटहल के अचार से भरे जार सफा चट हो जाते हैं और दोनों बहनें घर आ जाती हैं। दीदी, आज तो आप खुश हो ना? हाँ मेरी बहन, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज पूरे 2500 के अचार की बिक्री हुई है, यानी कि दूसरे दिन ही पूरे 2000 का मुनाफा। मगर कल तो हमें और ज्यादा बढ़कर कटहल का अचार बनाना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दोनों अनाथ बहनों के कटहल के अचार का जादू घर घर में छा जाता है, जिससे गरीब अनाथ बहनों की जिंदगी की रेल पटरी पर आ पहुंचती है और वो जोड़ बटोर से बाजार में कटहल के अचार की एक दुकान खरीदकर अचार बनाने लगती हैं। कुछ ही सालों में दोनों अनाथ बहनें सयानी हो जाती हैं। तभी एक दिन एक रईस शख्स कोट पैंट पहने उनके कटहल की अचार की दुकान पर दस्तक देता है। जी नमस्ते, मेरा नाम चिराग है। हमारे कटहल के अचार की दुकान में आपका स्वागत है, कहिए। जी दरअसल मैं बड़ी बड़ी शादी पार्टीज में खाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। अगर आपके कटहल का अचार हमारे खाने की थाली में शामिल हो जाए तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। ये तो हम बहनों के खातिर सुनहरा अवसर है, हम आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, आपको 2 दिन के अंदर 25 किलो कटहल का अचार बनाना होगा। ये रहे एडवांस।
दोनों बहनें बाजार से खूब सारा मसाला मोल लेकर घर आती हैं, जहां वो कई सारे कटहल तोड़कर उन्हें बराबर भागों में काट छांट कर अचार बनाकर उन्हें धूप दिखाकर 2 दिन बाद चिराग को देती हैं। आपके कटहल के अचार ने तो कहर ढा दिया है। जितने भी बारातियों ने आप दोनों बहनों के हाथों से बना अचार खाया, उनके मुंह से अचार का स्वाद छूट ही नहीं रहा था। आखिरकार अनाथ बहनों ने अपने हाथों की बेहतरता के कारण बने कटहल के अचार से न सिर्फ गांव देहात तक सीमित रही, बल्कि हाट बाजार से शादी ब्याह में भी बढ़ चढ़कर सुर्खियां बटोरती हैं। आज बसंतपुर गांव में उन बहनों का आलीशान घर-बार और बाजार में अचार की बड़ी दुकान उनकी सफलता की छवि को भरपूरी से उभार रही है। रात के समय ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और उन हवाओं को चीरते हुए 5 चुड़ैल एक घर में घुस जाती हैं और एक 35 साल की औरत के इर्द गिर्द बैठकर उनसे बोलती हैं। सासू माँ, हम आपकी प्यारी बहुएं दोबारा से इस घर में आ गई। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चुड़ैल, आ गई तुम फिर से। हे भगवान, तुम जीते जी तो मुझे सुकून से रहने नहीं देती थी। अरे अब तो तुम मर गई, कम से कम अब तो मुझे शांति से जीने दो। मैं जब भी मेकअप करने बैठती हूँ तभी तुम लोग आकर मुझे परेशान करने लगती हो। अरे माँ जी, हम आपको परेशान करने नहीं आते, बल्कि हम तो आपको सजाने के लिए आ रहे थे। वो क्या है ना, हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा आदमी और हमारे लिए ससुर देखा है। क्या? अरे ये क्या बोल रही हो बहू? सास जो होती है वो अपनी बहू को घर में लाती है, और जब घर में बहू आती है तो बहू अपनी सास की सेवा करती है ना, कि बहू अपनी सास के लिए ससुर ढूंढती है। लेकिन सासू माँ, हमारा तो ससुर ही नहीं है। हमें भी तो ससुर का शौक है ना। भले ही हम अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ससुर हमें भी चाहिए। इसलिए हमने आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ससुर देखा है। तो क्यों मम्मी जी, क्या आपको अपने होने वाले पति और हमारे ससुर की फोटो दिखाएं? अच्छा चलो ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो, अपने होने वाले ससुर की फोटो दिखा ही दो। वैसे मैं शादी करूंगी नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक ही से प्यार किया था, लेकिन साला वो भी बेवड़ा निकला और पता नहीं कहाँ भाग गया। उसकी बात सुनकर चमेली अपने हाथों से जादू करती है और एक 40 साल के बुड्ढे की फोटो अपनी सास को दिखाती है। उसकी फोटो देख उसकी सास बिपाशा अपनी बहुओं से बोलती है। अरे अरे, ये तो 40 साल का बुढ़ा लग रहा है, मैं कहाँ 35 साल की। अरे जैसे मेरा नाम है वैसा ही मेरे लिए मेरा होने वाला पति भी ढूंढो ना। अरे सासू माँ, आप तो खुद 35 साल की हैं। अगर आपसे बड़ा 5 साल का कोई है तो इसमें बुराई ही क्या है। अब हमें ही देख लो, हमारे पति भी तो हम लोगों से 3-4 साल के बड़े थे। मुझसे 5 साल का बड़ा मर्द नहीं चाहिए। अरे सासू माँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए 18 साल का लड़का ले आऊं। नहीं नहीं, वो तो बच्चा हो जाएगा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आपकी पसंद तो ऊपर वाला ही जाने। खैर सुबह होने वाली है, अब हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं। रात को हम एक बार फिर वापस आएंगे। इतना कहकर बिपाशा की 5 बहुएं वहां से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद बिपाशा अब अपने घर का काम करने लगती है। बिपाशा अपने घर में झाड़ू लगा रही थी कि तभी बिपाशा अपने पति को याद करते हुए खुद से बोलती है। शशिधर, पता नहीं तुम कहाँ चले गए। मैं तुम्हारी याद में आज तक रोती रहती हूँ, लेकिन मेरे ये आंसू किसी को ना दिखाई देते, इसलिए मैं हर वक्त मेकअप करती रहती हूँ। मेरे बेटे भी मुझे छोड़कर पता नहीं कौन से देश चले गए कि आज तक उन्हें अपनी माँ की याद ही नहीं आई। और एक मेरी बहुओं को देखो, बेचारी मर गई हैं, लेकिन मरने के बाद भी वो मुझे छोड़कर नहीं गई। उन्हें हर वक्त मेरा ख्याल सताता रहता है। इतना कहकर बिपाशा अपने कमरे में बैठ जाती है। कुछ समय बाद शाम के 7 बज जाते हैं और जैसे ही 7 बजते हैं वैसे ही बिपाशा की 5 बहुएं उसके पास आ जाती हैं और अपनी सास को शीशे के सामने बैठकर मेकअप करता हुआ देख लाली बोलती है। सासू माँ, लगता है आज आप फिर से रोए। आप क्यों रोती हैं? हम आपके लिए नया ससुर ढूंढ तो रहे हैं। अरे बहू, शशिधर की बात ही अलग थी। उनके जैसा प्यार मैं किसी को नहीं कर पाई। उनके लिए मेरी नजरों में बहुत ही इज्जत है। ये सुनकर सुंदरी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है। मम्मी जी, आप किस शशिधर की बात कर रही हैं? वो तो एक नंबर का नालायक और निकम्मा था। उस जैसे इंसान से आप प्यार कैसे कर सकती हैं? वो हमारे ससुर बनने के लायक ही नहीं है। सुंदरी, तुम चुप हो जाओ। मम्मी जी को ये बात पता मत लगने दो। नहीं, अब बहुत हो गया। आखिर सासू माँ से हम कब तक सच्चाई को छुपा कर रखेंगे? आखिर सासू माँ को भी तो पता लगना चाहिए कि उनका निकम्मा पति कितना नालायक था, जिसने नालायक की पद भी हासिल कर रखी है। बहू, ये तू क्या बोल रही है? भला अपने ससुर के बारे में कोई ऐसा बोलता है? और चमेली,
तू किस सच की बात कर रही हो? मुझे सब कुछ बताओ। तो सुनिए, आज से 5 साल पहले जब हमारी मौत हुई थी, हमारी मौत कोई मामूली मौत नहीं बल्कि आपके पति शशिधर ने करी थी। जिस समय हम शादी करके इस घर में आए थे तभी आपके पति शशिधर की नजर हम 5 बहुओं के ऊपर थी। और एक दिन जब हम सभी किचन में काम कर रहे थे तभी तुम्हारा कामचोर शशिधर किचन में आता है और बोलता है, बहुओं, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी सास को अब अलविदा कर दूं, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। इस वजह से बिपाशा से तो ज्यादा आइटम मुझे तुम सभी दिखती हो। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना दूं। तुम जैसे चिचोरे ससुर होने से तो ये अच्छा है कि हमारा कोई ससुर ही ना हो। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस तरह शशिधर और उन 5 बहुओं में हाथापाई होने लगी और हाथापाई में शशिधर चाकू उठाता है और एक एक करके सभी 5 बहुओं को मार देता है। उसके ऊपर उन 5 बहू की मौत का इल्जाम न लग जाए इसलिए वो खुद के घर में खुद ही आग लगा देता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। इस तरह आपके पति ने हमें मार दिया। तब से हम लोग आपकी सेवा करते रहते हैं और इसीलिए हम आपकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन हमने उस दिन ये प्रण ले लिया था कि जिस दिन हमें वो शशिधर मिलेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे नकारा इंसान को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपनी पत्नी के साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद करे। अपनी बहू की बातें सुनकर बिपाशा फूट फूट कर रोने लगती है। एक तरफ तो बिपाशा रो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हवा में उड़ते हुए बिल्लियां आती है और बोलती है, तुम सभी को जिसका इंतजार था मैं उसको ले आई हूँ। अब हम अपना बदला पूरा करके अपनी सासू माँ की दूसरी शादी करवाकर यहाँ से आजाद हो जाएंगे। क्या मतलब? अंगूरी की बात सुनकर बिंदिया अपने दोनों हाथों को हवा में उड़ाती है और जादू से हवा में उल्टा लटकाते हुए शशिधर को ले आती है। शशिधर को देख वो चारों चुड़ैल बौखला जाती है। मुझे छोड़ दो बहुओं, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। पहले तू अपना सच तो कबूल कर। हाँ, मैंने ही इन सबको मारा है। शशिधर की बात सुनकर बिपाशा को गुस्सा आता है और वो अपनी बहुओं को उसके मारने का आदेश दे देती हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल शशिधर को एक भयानक मौत दे देती है। लो सासू माँ, फाइनली तुम विधवा हो चुकी हो। चलो अब दूसरी शादी कर लो, क्योंकि शशिधर की सच्चाई आपके सामने ही थी। बिपाशा अपनी आंसू पोंछती है और अपनी चुड़ैल बहुओं से बोलती है, तो मेरी प्यारी बहुओं, अब अपनी मॉडल सास के लिए कोई अच्छा सा इंसान देखो, तुम्हें भी अब अच्छा ससुर मिल जाएगा। बिपाशा की इस बात को सुनकर बिपाशा की चुड़ैल बहुएं ठहाके मार मार के हंसने लगती हैं, जिसके बाद वो बिपाशा की शादी धूमधाम से करवा देती हैं और अब बिपाशा अपने दूसरे पति के साथ खुशी से रहने लगती है।